हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये नया लेक्चर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो आज का ये नया लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, वो हम पढ़ाने वाले हैं किसके बारे में, लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में, ठीक है। लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी, के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी के बारे में। तो बेसिकली देखिए, जुट जाओ सब लोग, ऐड हो जाओ, कॉपी ले लो और एक पेन ले लो बेटा, कॉपी ले लो और एक पेन ले लो। तो हम लोग स्टार्ट करें अपना नया लेक्चर। हाँ, तो स्टार्ट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका एक नया लेक्चर, एक बढ़िया धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो जो ये लेक्चर है आज का, ये वॉइड के बारे में है। कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बेसिकली वॉइड के बारे में पढ़ लिया है कि वॉइड क्या होता है, वॉइड कितने कैटेगरीज के होते हैं, कितने कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। आज का जो टॉपिक है वो लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में है कि जो वॉइड होते हैं उनको कहां-कहां पर और कितने कितने रखे जा सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में पढ़ना है हमको। तो जिसमें हमको दो बातें पढ़नी है। कौन कौन सी, लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में हमको दो बातें पढ़नी है। कौन कौन सी, पहली बात ये पढ़नी है कि ऑक्टोहेड्रल वॉइड के बारे में, इनका लोकेशन कहां होता है और जिसको OHV बोलते हैं। और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। टेट्राहेड्रल मींस THV कल बताया था ना मैंने, THV। हाँ, कल का वीडियो देखा था, क्वेश्चन थे उसमें एनसीईआरटी बेसिक के कुछ, तो उनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में है, जिसमें हमको दो टाइप्स के लोग वॉइड पढ़ने हैं। कौन कौन सा, एक OHV पढ़ना है और THV के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। चलो भाई, एक नए कंटेंट के साथ स्टार्टअप करते हैं अपना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली बात अगर हम ये ले लें, सबसे पहली बात कि जो OHV है, OHV समझ रहे हो ना, ऑक्टोहेड्रल वॉइड। तो जो OHV है इसका हमको सबसे पहले निकालना है एज सेंटर पर। कहां निकालना है, एज सेंटर पर। तो देखो, पहले ये बात हमको पता करनी कि एज सेंटर पर टोटल OHV कितने होते हैं, ठीक है। एज सेंटर निकल आएगा, उसके बाद जितने बॉडी सेंटर पर होते हैं वो निकल आएंगे। बस दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल OHV हमको मिल जाएंगे। बस इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को। देखिए, OHV कहां पे निकालना है हमको, एज सेंटर पे निकालना है। और एज सेंटर की मैं बात करूं, एज सेंटर की मैं बात करूं, एक सेंटर पता होगा आप लोगों को कहां पे होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉर्नर, क्या हो गया, कॉर्नर। और ये भी क्या हो गया, कॉर्नर, ठीक। अब देखो, जो कॉर्नर वाली लाइन होती है किसी भी क्यूब में यूनिट सेल में जो क्यूब होता है, उसमें जो साइड की लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, एज लेंथ होती है। और उसका सेंटर जो जाएगा यहां पर जाएगा, ये क्या होता है, एज सेंटर यही होता है, ठीक है। एज सेंटर इसको बोलते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक क्यूब में टोटल एज सेंटर कितने होते हैं, बेटा अगर मैं पूछूं कि एक क्यूब में एज सेंटर कितने होते हैं टोटल, एक क्यूब में एज सेंटर 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। और अगर यूनिट सेल 12 एज सेंटर की बनाई जाए तो उसमें 1/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा ना। तो टोटल क्या होता है, 12 एज सेंटर होते हैं और 1/4 पार्ट क्या होगा, यूनिट सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। और इसको हम घट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे टोटल OHV जो होगा किसमें, एज सेंटर में, वो कितने हो जाएंगे, 3। इतनी बात समझ में आई। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि जो एज सेंटर पर OHV की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई।
अब दूसरा चलते हैं किस पे, बॉडी सेंटर पे। तो इधर हम लिख दे रहे हैं सेकंड, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया एट बॉडी सेंटर। यहां पर लिख दे क्या, एट पहला नंबर एट सेंटर, दूसरा हो गया एट बॉडी सेंटर। क्लियर। अब हमको बॉडी सेंटर में बताने हैं कि कितने OHB होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर फिर से इसी पे जाऊं, ये इट सेंटर पे जाऊं, तो ये मेरा हो जाएगा क्या बेटा, कॉर्नर हो जाएगा, और ये भी हमारा कॉर्नर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और कहा गया एट बॉडी सेंटर कहाँ होगा, दोनों कॉर्नर के बीच में, जितने भी कॉर्नर होते हैं इट सेंटर की जो लाइन होगी उसके बीच में ही बॉडी सेंटर होगा। और बॉडी सेंटर के लिए मैं अगर बात करूं तो अगर इसको बॉडी सेंटर के लिए कहा गया है तो इसको इस साइड से बनाओ, ऐसे, ठीक है। एक उधर वाला कॉर्नर और एक उसके नीचे वाला कॉर्नर, ठीक है, इस टाइप का। तो एक कॉर्नर ये हो जाएगा और एक कॉर्नर वो हो जाएगा, और बीच में हमारा हो जाएगा क्या, बॉडी सेंटर, बीच में बॉडी सेंटर हो जाएगा। तो उसी तरह मैं इस पे ले लूं, तो देखो इट सेंटर कहां था, बीच में था। तो जहां पे इट सेंटर, जहां पे ये होगा बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर है बीच में ना, बॉडी सेंटर, वहीं पर ही OHB होगा। इतनी बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर OHB कहाँ निकला, यहाँ पे निकला, उसी तरह OHB इसमें भी बॉडी सेंटर पर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। मींस अगर कोई पूछे कि बॉडी डायगोनल पर कितने OHB होते हैं, तो बॉडी डायगोनल पर एक OHB होता है। ये बॉडी सेंटर है ना, ये सेंटर तो बॉडी सेंटर है, लेकिन जो ये डायगोनल खींचा गया है वो बॉडी डायगोनल है। तो अगर मैं बात बताऊं, जो बॉडी डायगोनल होता है उस पर एक OHB होता है। और शायद जहां तक मुझे याद है, हाँ याद है, कल मैंने ये बात बताई थी, एक लेक्चर में बताई थी कि एक बॉडी डायगोनल पर एक OHB होता है। THB भी बताई थी, ठीक है, अभी वो भी बता रही। तो अगर मैं कहूं तो इसमें टोटल OHB कितने हो गए, टोटल OHB कितने हो गए, एक हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर एक होता है तो OHB भी एक होगा। अगर बॉडी सेंटर एक है तो OHB भी एक होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब अगर कोई पूछ ले कि कितने OHB होते हैं किस पर, बॉडी सेंटर और इट सेंटर पे, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, 3 इट सेंटर पर होते हैं और एक बॉडी सेंटर पर होता है। तो 3 1 4 मींस टोटल OHB कितने होते हैं, टोटल OHB दिख रहा है ना, टोटल OHB होते हैं 4। ये बात याद रखिएगा, 3 इट सेंटर पर और एक बॉडी सेंटर पे। तो ये हमारा OHB था। अब OHB से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, OHB हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, THB पे, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड पे, उसका भी हमको यही बताना है। ठीक है, तो इतनी बातें लिख लो। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, ठीक है, तो पानी पीते रहिएगा, जिससे दिमाग परस्पर आप लोगों का वर्क करता रहे, जिससे पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, इरेज करते हैं और चलते हैं THB की ओर। एक OHB पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं THB की ओर। अभी इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं कहां पर, THB टेट्राहेड्रल वाइड इसको बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल वाइड पर अगर हम पहली बात करें तो किस पर हमको जाना है, टेट्राहेड्रल वाइड में जाना हमको, इसमें भी टेट्राहेड्रल वाइड बॉडी डायगोनल पे। ठीक है, अच्छा वहां पर एक बात नहीं बताई थी, जैसे कि अगर मैं क्या करूं, यहां से यहां तक की ये OHB की बात हम बताने जा रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या था, कॉर्नर था,
ये भी कॉर्नर था, ठीक है। और ये क्या था, ये क्या था, ये हमारा था क्या, बॉडी सेंटर, और यही था क्या, OHB, ठीक। अब एक चीज ये बताओ कि क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि जो कॉर्नर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक में बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होती है। कितनी होती है, √3a होती है। ये बात आपको तब क्लियर हो चुकी थी जब हम यूनिट से पढ़ा रहे थे, ठीक। अब अगर इसमें कोई पूछ ले कि कॉर्नर, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि कॉर्नर से OHB तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कॉर्नर से OHB तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आधी होगी, तो कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर टू OHB कितनी होगी, √3/2 होगी। क्यों, क्योंकि हाफ है, आधी डिस्टेंस पे है। तो ये बात आप क्लियर करिएगा कि पूरी डिस्टेंस जो होगी वो √3a होगी और हाफ OHB कितनी होगी, √3/2 होगी, सॉरी √3a/2 होगी, √3a/2 होगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चाहो तो इसको नोट कर लो। अब मैं इधर THB की बात कर रहा हूँ, अब मैं इधर THB की बात कर रहा हूँ, मजा आ रहा है पढ़ते रहो, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं THB की बात करता हूं। तो अगर मैं THB की बात करूं तो मैंने कल एक बात बताई थी आपको, कल एक बात बताई थी कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 THB होते हैं, बताई थी। तो मैं आज एक बात ये भी बता दूं कि प्रत्येक कॉर्नर के पास एक THB होता है। कितना THB, एक THB होता है। हर कॉर्नर के पास एक THB होता है, ये बात याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि कॉर्नर और जो उसके बीच में बॉडी सेंटर होगा, तो कॉर्नर से जब एक बॉडी सेंटर बीच में रखा जाएगा तो कॉर्नर डिस्टेंस दूरी पर हो जाएंगे। एक बॉडी सेंटर लो BCC क्यूब जो होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल जो होता है, उसमें बीच में एक होता है बॉडी सेंटर, एक एटम होता है, तो जिससे कॉर्नर क्या होता है, एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में जो वाइड होता है उसी को तो टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में, ठीक है। जो स्पेस होती है वही होता है THB, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, बॉडी डायगोनल बना दूं और बड़ा सा बना दूं, ये बन गया। ये क्या है, कॉर्नर है, वो OHB है, ये OHB है, ये बात याद रखिएगा। और ये THB के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ठीक है। और एक बीच में बॉडी सेंटर होता है और बॉडी सेंटर के साथ साथ OHB भी होता है यहाँ पर, जैसा कि मैंने उसमें बताया। ये बात याद रखिएगा, क्या इतनी बात याद रहेगी कि 2 कॉर्नर के बीच में बॉडी सेंटर और वहीं पर OHB होता है, ये बात याद रहेगी। अब मैं बता दूं कि इस वाले कॉर्नर का जो THB होगा वो यहाँ पर होगा, कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा, और इस वाले कॉर्नर का यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब हर कॉर्नर के साथ एक THB होता है, ये बात याद रखिएगा। हर कॉर्नर के साथ एक THB होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक THB ये हो जाएगा और एक THB ये हो जाएगा। इतनी बात याद रखिएगा। क्या इतनी बात याद रहेगी? क्या बेटा इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? मेरे समझ में तो आ गई, नहीं आई? आ गई? हाँ, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब अगर कोई पूछे कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी तो √3a ये भी होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी डायगोनल है तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, √3a होगी। और अगर कोई पूछे कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस, कहां से? कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है √3a/2,
√3a/2। और अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे कि कॉर्नर से THB तक की डिस्टेंस मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पूरी होती है √3a और चार पार्ट में डिवाइड किया गया तो कितना हो जाएगा √3a/4। मतलब कि अगर कोई पूछे बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है √3a, और अगर कोई पूछे कि बॉडी डायगोनल में जो होता है कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होती है √3a/2, क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर बीच में होता है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर कोई पूछे कि कॉर्नर से THB तक की डिस्टेंस तो √3a/4 होगा। कितना √3a/4 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ इसमें कि टोटल THB कितने होते हैं, टोटल THB ऑफ द बॉडी डायगोनल, टोटल THB ऑफ द बॉडी डायगोनल। तो कितने बॉडी डायगोनल हैं, एक है, एक बॉडी डायगोनल पर कितने THB हैं, 2 हैं। बस इतनी सी बात हमको जाननी थी, इतनी सी बात हम जान गए। ठीक है, अब देखो अब अगर मैं यहाँ पर एक इसको ठीक इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, रहने दो इसको इरेज कर दूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने एक बॉडी डायगोनल खींचा, ठीक है, इसमें एक सेंटर है। अब अगर इसमें कोई बताए कि ये बॉडी डायगोनल पर कितने वाइड हैं, कितने THB कितने OHB हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक OHB है और 2 THB हैं, एक THB यहाँ और एक THB यहाँ। तो टोटल कितने वाइड हुए, 1 2 3। तो बॉडी डायगोनल पर कितने वाइड होते हैं, 3 वाइड होते हैं, 3 कितने, 3 वाइड होते हैं। ठीक है, ये देखो 3 वाइड होते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा लोकेशन ऑफ वाइड रहा इसमें FCC यूनिट सेल में। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे, छोटे सा क्वेश्चन है। देखो 2 मिनट में लगेंगे भाई, दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है ये जो आज करने जाते हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन आप देखो, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहला लिखूं, एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा। इफ नंबर ऑफ एटम इन एन यूनिट सेल, इन एन यूनिट सेल। अब देखो क्या कहा गया है कि इफ नंबर ऑफ एटम इन एन यूनिट सेल, अगर किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम हैं, Z एटम है, कितने Z, तो उन पर जो OHB होगा मींस ऑक्टोहेड्रल वाइड होगा, वो कितने होंगे, Z होंगे। ये बात समझ में आ रही है, मींस जितने यूनिट सेल में एटम होंगे उतने OHB होंगे। और अगर THB पे आ जाएं तो ये 2 गुना हो जाएंगे, 2Z हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अगर किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम हो, Z हो, तो OHB भी Z होंगे और THB उसके 2 गुना हो जाएंगे। बस इतनी बात आपको समझ आ गई तो दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन आज ही लग जाएंगे। क्लियर, दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन यहां पर लिख दूं, इफ मैं यहां पर लिख दूं केस 1, पहला केस 1 मेरा इरेजर कहां गया, ये पहला क्वेश्चन अगर मैं यहां पे लिख दूं केस 1 में, तो क्या है,
इन सीसीपी एफसीसी, इन सीसीपी या एफसीसी। ठीक है, केस 1 ले लूं, टोटल नंबर ऑफ द एटम कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ द एटम कितने हैं 4। तो अब जैसे OHB कितने होंगे, OHB कितने होंगे 4, क्यों, क्योंकि अगर एटम Z है तो OHB भी Z होंगे, मींस अगर एटम 4 है तो OHB भी 4 होंगे। अब अगर मैं बात करूं इसकी THB की, इसके THB की, तो 2 गुना हो जाएंगे, 2 गुणे 4 कितने हो जाएंगे 8। बस इतनी बात समझनी थी। ठीक है, इतनी बात समझनी थी और कुछ समझना ही नहीं था, इतनी बात समझनी थी। नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फोटो क्या रेस्ट करते हैं। दूसरा केस ले लो, दूसरा केस ले लो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अभी जो THB के बारे में मैंने बताया, ठीक है, अभी जो मैंने इसी फॉर्मूले में बताया कि अगर यूनिट सेल पर Z एटम है, कितने, अगर यूनिट सेल पर Z एटम है तो उसके OHB कितने होंगे Z होंगे। तो यहाँ पर मैं बात पूछूं कि जो यूनिट सेल मैंने कहा वो कौन सी यूनिट सेल होगी, क्या इस बारे में सोचा, सोचा नहीं सोचा, तो मैं बता दूं, मैं सोचूं, मैंने सोचा। ठीक है, तो हम बता दें, सोचिए मैंने सोचा, तो जो यहाँ पर यूनिट सेल बनती है, अभी जो मैंने बात की यहाँ पर कि अगर किसी भी यूनिट सेल पर Z एटम है, ठीक है, तो वो जो यूनिट सेल होगी वो या तो CCP होगी या तो HCP 3D होगी। बस इतनी बात लिख लो, इतनी बात लिख लो बस, और आगे कुछ मत लिखना। क्वेश्चन उसके बाद करते हैं। अगर किसी भी यूनिट सेल पर Z एटम है तो वो यूनिट सेल कौन सी है, अभी जो क्वेश्चन में बताया, तभी तो पता चलेगा कि कौन सी यूनिट सेल पे हमको क्या रखना है ना। तो यूनिट सेल पता हो जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने पूछा कि यूनिट सेल पर अगर Z एटम है तो OHB कितने होंगे यूनिट सेल पर और THB कितने होंगे उस यूनिट सेल पर। तो उस यूनिट सेल जो मैंने बोला वो यूनिट सेल कौन सी होगी, तो ये होगी CCP या HCP 3D। ठीक, तो अब मैं चलता हूं आगे, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। केस 1 मैंने पढ़ा दिया, अब मैं केस 2 पढ़ाऊंगा, केस 2 पढ़ाऊंगा। केस 2 में क्या है कि इफ टोटल नंबर ऑफ द एटम कितने 6, तो OHB कितने होंगे 6, तो THB कितने होंगे 2 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 12। बस इतनी बात लिखनी थी, ये केस 2 हो गया मेरा। बस इसी तरह से एक क्वेश्चन कुछ और है, 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। अभी जो हम कह रहे थे दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन वो कैसे करने हैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन कैसे करने हैं। मान लो बेटा NCERT वाले हैं, कौन से NCERT वाले हैं, ठीक है। तो मान लो ए क्या है CCP FCC, बस यही यूनिट सेल मैंने बताया था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC या HCP 3D, हमेशा बात याद रखिएगा, यही 2 यूनिट सेल बनती है। ठीक है, B कितना दिया है 100% OHB, कितना 100% OHB। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, क्या बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ज्यादा टाइम नहीं, सॉलिड स्टेट खत्म ही होने वाला है, हो सकता है 2-3 लेक्चर और बचे हो, उसके बाद सॉलिड स्टेट खत्म। फिर चलते हैं अपने नए सिलेबस की तरफ, ठीक है, नए चैप्टर की तरफ। बस इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले पे अगर हम जाए तो जो
ए होता है, ये सीसीपी क्या होता है, लैटिस होता है, और उसकी यूनिट सेल क्या होती है, एफसीसी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एफसीसी का जो जेड इफेक्टिव होता है वो कितना होता है, 4 होता है। जेड इफेक्टिव कितना होता है, 4। मतलब कि अगर किसी यूनिट सेल के पास, ये एक यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल कौन सी है, एफसीसी। अगर एफसीसी यूनिट सेल के पास 4 एटम हैं तो उस पर कितने OHB होंगे, 100% OHB। कितने OHB होंगे, 4 ही OHB होंगे। ठीक, कितने OHB होंगे, 4 OHB होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो A कितने हैं, 4, B कितने हैं, 4 से कर दो क्या, डिवाइड। तो आंसर के फाइनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, AB। बस यही फॉर्मूला आ जाएगा। बस इतनी सी बात जाननी थी, इतनी सी बात जाननी थी। अगर किसी यूनिट सेल पर, किसी मतलब एफसीसी यूनिट सेल, वो जो किसी यूनिट सेल है ना, वो 2 ही यूनिट सेल हो सकती है, एक एफसीसी और एक HCP3D जो बताया था। तो वो उस यूनिट सेल पर 4 एटम हैं और फिर OHB कितने होते हैं, जितने एटम होते हैं यूनिट सेल पर उतने ही OHB होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर THB की बात होती तो यहाँ 2 गुना हो जाता। कितना हो जाता, 2 गुना। तो यहाँ कितना, 8 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये OHB है। अब दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर दूसरी बात ये करूंगा कि A जो है, A क्या है, HCP3D। B क्या है, 50% क्या है, OHB, 50% OHB। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मैं लाइन खींच दूं यहां से। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, A क्या है, HCP यूनिट सेल है, और HCP3D यूनिट सेल का जो जेड इफेक्टिव होता है वो 6 होता है। कितना, 6 होता है। और यहां पर मैं बात करूं OHB कितना, 50%। कितना, 50%। तो OHB 6 होता। क्यों, क्योंकि ऊपर यूनिट सेल भी 6 है तो नीचे भी कितना, 6 होता। लेकिन 6 का 50% कितना होगा, 3 होगा। कितना, 3। तो इसका फाइनल फॉर्मूला A6B3 होगा, और इसको 3 से कर दो डिवाइड तो कितना होगा, A2B आएगा। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो A2B आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला। बस इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकते। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, लिखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर मैं बात करूं A कितना, A वही है, मान लो CCP मान लो दिया है, CCP यूनिट सेल FCC। ठीक है, B दिया है क्या, 100% THB दिया है, मान लो OHB वाले बहुत कर चुके। अब इस तरह के अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने को आ जाएंगे, कर लोगे। ठीक, तो आप देखो FCC यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव 4 होता है, और यहाँ पर पूछा गया THB, तो जो एटम होते हैं उनसे THB 2 गुना होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 बराबर 8। तो इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा A4B8। तो उसे कर दो क्या, डिवाइड। कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो AB4। कितना आ जाएगा, AB4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मजा आ रहा है करने में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन है। फिर से मैं अगर बात करूं इसका, A दिया है कितना, HCP3D, और B दिया है 1/3 OHB। ठीक, 1/3 OHB। HCP कितना होगा, 6 होगा। OHB कितना होगा, OHB भी 6 होगा, लेकिन कितना पार्ट होगा, 1/3 पार्ट। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, A6B2, A6B2। बस इसको डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6। फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, A3B। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, बस इतनी बात समझ में। यही वो क्वेश्चन है जो सबसे आसान क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेना इस टाइप से अगर आएगा किसी भी यूनिट सेल को लेकर, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का। ठीक है,
जो लोकेशन ऑफ वाइड के तहत निकाले गए हैं, जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये फॉर्मूले तुरंत निकाल आएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का लेक्चर आप लोगों को? बेहतर कंटेंट लगा होगा, अगर नहीं लगा होगा तो भी बताइएगा। ठीक है, तो आज की हमारी जो साथ था वो यहीं तक था। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। तो जो कल हम लोग पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे रेडियस रेशियो के बारे में। तो जानने के लिए कल आप इसी टाइम पर आ जाइएगा और फिर से आपको लेक्चर मिलेगा। वो कौन सा लेक्चर होगा? रेडियस रेशियो। कल हम पढ़ाएंगे रेडियस रेशियो के बारे में। आप लोग क्लास मिस मत करिएगा, एक भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे वीडियो सारे कंटेंट एक दूसरे से ज्वाइन ही है। ठीक है, तो कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हो। ठीक है।